अस्सलाम वालेकुम। एमकेएम के हवाले से ख़बरों का एक सिलसिला है जो पिछले कुछ अरसे से रुकने पे नहीं आ रहा, और ये ख़बरें ज़्यादातर नेगेटिव डेवलपमेंट्स हैं एमकेएम की सियासत के एतबार से। पहले तो कराची में ऑपरेशन 90 पे रेड, फिर सौलत मिर्ज़ा के बयान, फिर उसकी बीवी के बयान, और उसके बाद बल्कि उससे पहले कहना चाहिए इमरान फारूक की मर्डर इन्वेस्टिगेशन, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, पहले गिरफ्तारी हुई फिर ज़मानत हुई। तो आज मोहम्मद अनवर साहब उनकी राब्ता कमेटी के रुकन भी हैं, और अल्ताफ़ हुसैन साहब के दो जो मोस्ट ट्रस्टेड अगर कहा जाए एलाइज जो उनके साथ वहाँ लंदन सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं, एक नदीम नुसरत साहब हैं और दूसरे मोहम्मद अनवर साहब हैं। मोहम्मद अनवर साहब को आज बरतानवी पुलिस हिरासत में ले लिया, तहकीकात कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से ही। हो सकता है कि उसके बाद उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि पहले भी गिरफ्तारी के बाद रिहाई अमल में आई थी। लेकिन अगर उनके पास कोई ऐसी एविडेंस हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर वो केस को आगे बढ़ाने का उनको लगा कि आसरा है, तो फिर वो यकीनन उनको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर कर इस केस को आगे बढ़ाएंगे और उनकी हिरासत तवालत भी इख्तियार कर सकती है। लेकिन अभी हतमी तौर पर इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। हमारे पास इससे ज़्यादा तफसीलात नहीं है कि बरतानवी पुलिस ने उनको आज अर्ली मॉर्निंग उनकी रहायशगाह से हिरासत में लिया, उनकी रहायशगाह की तलाशी भी ली गई, और इर्द गिर्द जो गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ से भी तलाशी ली गई। लेकिन वहाँ से क्या चीज़, क्या एविडेंस उनको मिली, और वो बरतानवी पुलिस उनसे किस चीज़ के बारे में पूछगिछ कर रही है, ये चीज़ें हमें जैसे ही पता चलेंगे ज़रूर उसके ऊपर अपडेट करेंगे। लेकिन एमकेएम की सियासत के एतबार से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर कोई भी ऐसी डेवलपमेंट हुई सियासी एतबार से उनको जो नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हुई, तो NA-246 का बाई इलेक्शन वो भी मुतासर हो सकता है, और बाई जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हैं वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो उसके ऊपर भी असरअंदाज ये सारी डेवलपमेंट्स होंगी आइंदा आने वाले दिनों में। आज के हमारे प्रोग्राम का मेन फोकस यही रहेगा। दूसरा, PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तवील अरसे से इनकी आपस में सियासी चपकलिश जारी है। आज रात 10:30 पे मोस्ट लाइकली है कि वो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों जमातें आपस में दस्तखत कर देंगे, जिसकी बुनियाद के ऊपर जुडिशल कमीशन बनेगा जो वोट रिगिंग के एलिगेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आयद करती रही थी उसकी तहकीकात के लिए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे कराची स्टूडियो से आरिफ अलवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। इसके अलावा MQM लंदन सेक्रेटेरिएट से हमारे साथ होंगे मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब। दोनों को वेरी वार्म वेलकम। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे शौकत डार साहब लंदन से हमारे साथ हैं, तो उन्हीं से आगाज़ करते हैं। डार साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मलिक साहब। डार साहब ये फरमाइएगा कि ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, क्या रहायशगाह की तलाशी पूरी हो गई या ये अमल अभी भी जारी है? जी अभी तलाशी जो आज सुबह शुरू हुई थी वो तकरीबन अभी मेरे ख्याल 8 से 9 घंटे हो गए हैं। अभी तक इन्वेस्टिगेशन और तलाशी का अमल जारी है। ये थोड़ा सा इस खबर के बारे में बताता चलूं कि जैसे तो आपको पता ही होगा कि आज सुबह डॉक्टर साहब वो खबर की तफसीलात मैं बता चुका हूँ, मुझे ये बताइए कि ये 8-9 घंटे से वहाँ से क्या चीज़ है जो निकाल रहे हैं, क्योंकि यकीनन वहाँ से अगर 8-9 घंटे से एक रहायशगाह के अंदर मौजूद हैं तो कोई वहाँ से डॉक्यूमेंट्स, कोई सामान, कोई चीज़ें वहाँ से लेके जा रहे हैं या क्या क्या हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं वहाँ पे? देखिए ये इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो काउंटर टेररिज्म का जो SO-15 यूनिट है वो कर रहा है। और इन्होंने जिस वक्त लास्ट चंद माह कबल जब अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार किया था तो उस वक्त भी इसी उन्होंने जाके वहाँ इन्वेस्टिगेशन की थी और वहाँ तलाशी की थी, जो कि काफी देर जारी रही थी। लेकिन उस वक्त में और इस वक्त में ये फर्क है कि उस वक्त जरा उनके साथ आम पुलिस वाले थे, आम ऑफिसर थे जो रहायशगाह के अंदर ही ज्यादातर उन्होंने सर्च की थी। लेकिन आज जो नई चीज देखी गई है कि ये जो ऑफिसर और यहाँ पे ज्यादा फोरेंसिक टेस्ट वाले अफसरान ज्यादा थे और उन्होंने रहायशगाह के अंदर के अलावा पहले 3-4 घंटे वो बाहर सर्च करते रहे हैं। उन्होंने जो गाड़ियां बाहर खड़ी थी उनको सर्च किया है, उनसे फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए हैं। उसके अलावा जो स्ट्रीट में गाड़ियां पार्क थी उनको भी चेक किया है, उनसे भी फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे जो अल्ताफ हुसैन साहब की रहायशगाह के ऊपर छापा मारा गया था और उससे पहले जो MQM के सेक्रेटेरिएट लंदन सेक्रेटेरिएट पे छापा मारा था बरतानवी पुलिस ने, वहाँ से तकरीबन कोई £4.25 लाख दोनों जगहों से रकम थी, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम के तहत उन लोगों ने वो रकम भी कब्जे में ली और उसके बाद तहकीकात का आगाज़ हुआ। क्या ये मालूम हमें हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल में 14 या 15 अप्रैल तक ज़मानत पर हैं अल्ताफ हुसैन साहब, कि उस केस की अभी नौयत क्या है? क्या उनके पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं आई है, कोई ऐसी दस्तावेजात आई हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर अनवर साहब को उन्होंने आज गिरफ्तार किया? क्या नई चीज़ सामने आई है उस पर? देखिए इसमें वो ये जो आज की जो इन्वेस्टिगेशन है, ये पुलिस ने क्लियरली उसमें मेंशन किया है कि
ये उसी ऑनगोइंग जो मनी लॉन्ड्रिंग केस की ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, ये उसी की सस्पिशियस और उसी की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में इनको अरेस्ट में लिया गया है, हिरासत में लिया गया है। और नई चीज तो कोई इस तरह नहीं कह सकते एज सच, लेकिन जो कुछ दिनों पहले खबरें आ रही थी, जैसे कि पाकिस्तान से जो हाई कमिश्नर है बरतानवी, वो लंदन आए हैं, उन्होंने कुछ एविडेंस दिए यहाँ एंट्री करने से, वो चीजें ज्यादा कंफर्म नहीं हो सकी, लेकिन जो जराए ने बताया था वो कुछ इसी तरह है कि उन्होंने कुछ एविडेंस लाई थी जो यहाँ दी गई है, फिर उन्हीं एविडेंस को आगे होम ऑफिस में काफी कोई मीटिंग भी हुई, उस पर डिस्कस भी किया गया। तो अब जो आज की जो अनवर साहब की अरेस्ट हुआ है, इसमें तो ज्यादा ख्याल किया जा सकता है कि ये कोई जो शायद आज एक दो दिन में कोई वाक़या हो, क्योंकि जो ये क्वारंटाइन। ठीक है, मैं आपसे दोबारा अपडेट लूंगा शौकत डार साहब, दोबारा प्रोग्राम के एंड में आपसे दोबारा एक अपडेट लूंगा। कोशिश करते हैं कि मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब हमारे पास आ जाएं तो उनसे ऑफिशियल वर्जन एमकेएम का लें, लेकिन पहले आरिफ अलवी साहब, NA 246 में आपकी जमात जा रही है, बड़ी उम्मीदें लेकर जा रहे थे, लेकिन एमकेएम के हवाले से ये जो डेवलपमेंट्स हैं, हो सकता है कि उनको दबाव का शिकार कर दें। आपका क्या तज्ज़िया? ख्याल ये कि एमक्यूएम अपने तौर पर, यानी हमारा इलेक्शन में जाना इस सारी चीज़ों से अनरिलेटेड है, क्योंकि हमने इलेक्शन 2013 में भी वहाँ से लड़ा था और हमारे मसीही भाई आमिर शर्जील वहाँ से तकरीबन 32,000 वोट उन्होंने लिए थे और 18,000 वोट रिजेक्ट हुए थे, तकरीबन 50,000 वोट हमारे थे। और आप जानते हैं जो जिस तरह से कराची के अंदर इलेक्शन हुआ था कि जितनी धौसल धांधली का माहौल था 2013 में, तो लिहाजा उसी सिलसिले की कड़ी है कि यहाँ का जो बाई इलेक्शन है उसके अंदर हम हैं। एमक्यूएम के अपने मसाइल हैं, एमक्यूएम के हवाले से कराची के अंदर जो लाखों कहानियाँ हैं, मैं सैकड़ों भी नहीं कहूँगा, जो लाखों कहानियाँ हैं कत्ल के इल्ज़ामात के एतबार से, दहशत गर्दी के हवाले से, बोरी के एतबार से, जिसका मजाक ये लीडरशिप टेलीविज़न पर भी करती रही है कि बोरी सिलवा देंगे। ये बोरी कल्चर जो है ये तो एमक्यूएम के ही नाम से आया। चाइना कटिंग, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने खुद चाइना कटिंग के हवाले से कहा कि मेरी राब्ता कमेटी के लोग इन्वॉल्व हैं, भत्ते के अंदर उन्होंने कहा जी राब्ता कमेटी के लोग इन्वॉल्व हैं। तो कराची के साथ जो इंतहाई बेइंतहा जुल्म हुआ है पिछले 25-30 साल में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन कराची जिसके बहुत सारी ज़रूरियात हैं, एक पाकिस्तान का सबसे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, ये क्योंकि आपने एक ही जमात के ऊपर ये सारे इल्ज़ामात लगा दिए हैं तो उनका रद्दअमल जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये फेयर नहीं होगा कि आप इल्ज़ामात लगाएं तो दूसरी पार्टी जवाब न दे। मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब, आपने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की बात सुन ली होगी, पहले इसी का जवाब दे दीजिए, फिर मैं अनवर साहब के केस की तरफ आऊँ। नदीम मलिक साहब, आपको और आपके मेहमान आरिफ अलवी साहब और जो आपके सुनने वाले हैं, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ अपना। वालेकुम अस्सलाम। और जहाँ तक आरिफ अलवी साहब की गुफ्तगू का ताल्लुक़ है, तो जब से हमारी तहरीक वजूद में आई है नदीम मलिक साहब, क्योंकि ये वो तहरीक है कि जिसने यूनिवर्सिटी से तलबा ने इसको जन्म दिया, गलियों से जन्म लेने वाली ये गरीब व मुतवस्सित तबके की वाहिद तहरीक है। जब से इसने जन्म लिया है, इसको साजिशों और दुश्मनों के तरह तरह के हथकंडों, जुल्म सिस्टम और प्रोपेगेंडों का सामना रहा है, क्योंकि कभी इस तहरीक को कभी इस्टेब्लिशमेंट ने दिल से तस्लीम नहीं किया, ख़त्म करने की ही कोशिशें की जाती रहीं, उसका चेहरा ख़राब करने के लिए तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो एमक्यूएम पर जिनापुर तक का इल्ज़ाम लगा दिया गया, लेकिन लगाने वालों ने ही खुद उस इल्ज़ाम को ड्रामा कह दिया। तो अगर इन तमाम इल्ज़ामात में हकीकत होती जो 1978 से लगाए जा रहे हैं, अगर ये सब कुछ सच्चे होते, तो नदीम मलिक साहब 87 में पहली मरतबा एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया, क्लीन स्वीप किया एमक्यूएम ने। 88, 1990, 1993, 2002, 1997, 2008, 2013 हर इंतखाबात में अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया है। एमक्यूएम ही वो वाहिद जमात है जनाब कि 24 से 48 घंटे में वो लाखों की रैली कर सकती है। बहुत प्रोपेगेंडा किया जाता है, बड़ा लोगों को इस पर कहना चाहिए कि बड़ा एक तकलीफ भी होती है, और यहाँ कह दिया जाता है कि साहब ज़बरदस्ती से लोगों को लाया जाता है। तो एक दो अफराद को तो आप ज़बरदस्ती ला सकते हैं, लाखों लोगों को आप
48 और 36। आरिफ अलवी साहब आप क्या कहते हैं, क्योंकि तो अर्बन एरिया से कराची और हैदराबाद से होते तो मैं समझता हूँ ये लोग इतना साथ नहीं देते। आरिफ अलवी साहब आप क्या कहते हैं, एमक्यूएम में ये एबिलिटी जो है ये तो वाकईतन है कि अर्बन एरिया से वो ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप की कैफियत ही रही है, तहरीक इंसाफ को 2-3 सीटें आप निकाल दें तो अर्बन एरिया पूरा का पूरा उनके पास है इस वक्त कराची का। इस वक्त तो नहीं है, 2013 के इलेक्शन में बड़ी धांधली हुई थी और हम तो बता ही रहे थे, और आपने NH 250 के हवाले से तो टेलीविज़न पर भी देखा था। इसी हवाले से मैं ये कहता हूँ कि जो 246 का इलेक्शन है इसके अंदर इसको जमहूरी एतबार से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी आज सुबह एक बयान दिया है जिसके अंदर उन्होंने भी ये कहा है कि जहाँ जलसा करना चाहते हैं करें और ये पुरअमन होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा मौका है कि पुरअमन अंदाज से ये इलेक्शन हो जाए। जो हमारे इल्ज़ामात MQM के हवाले से हैं वो रहेंगे, जो इनके इल्ज़ामात PTI के हवाले से हैं वो रहेंगे। जिन साजिशों का ये जिक्र कर रहे हैं मेरे ख्याल से इनकी डायलॉग के अंदर और इनकी गुफ्तगू के अंदर उन साजिशों का जिक्र हमेशा रहा है। कभी आज तक वो साजिश फाश नहीं हुई है कि किसने साजिश की है, मगर उसके साथ साथ इतने सारे इल्ज़ामात हैं जिसका जिक्र हम अपनी सियासी मुहिम के अंदर करेंगे क्योंकि ये पॉलिटिकल इशू है, ठीक है ना। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि MQM के ऊपर जो प्रेशर्स हैं वो इनके अपने हैं, वो हमारे क्रिएटेड नहीं है। वो या तो सेल्फ क्रिएटेड है या साजिश है, या ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके खिलाफ साजिश कर रही है तो वो जाने, उनका काम जाने। जो यहाँ के लोग इनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कराची का शहर जो सौलत मिर्ज़ा ने कहा, मिसाल के तौर पर जो उसकी बीवी ने कहा, जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा, जो वली बाबर केस के अंदर होता रहा, जो ज़ारा शाहिद हुसैन के हवाले से जो लोग पकड़े गए, जो उन्होंने कहा, जो हकीम सईद के सिलसिले में ये नवाज शरीफ साहब ने कहा था, और बहुत सारे मैं गिनते चला जाऊं तो इतने लोग कराची शहर में मारे गए हैं टारगेट किलिंग में, 5000 लोग तकरीबन हर साल। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जनाब MQM पीपल्स पार्टी और ANP का मिलिटेंट विंग कराची के अंदर है। इसको ना इन्होंने चैलेंज किया ना किसी और ने चैलेंज किया। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने खुद ये कहा कि चाइना कटिंग के जिम्मेदार हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने खुद ये कहा कि बत्ताखोरी के अंदर राब्ता कमेटी के लोग जिम्मेदार हैं। मुझे ये बताइए कि कोई एक्शन लिया हो, कोई बड़ा नाम बता दिया जाए कि जिन्होंने सेल्फ क्लींजिंग की है। ये तो इनके लीडर ने ये बात कही है ना, मैं तो नहीं। मुस्तफा साहब आप बताइए किन लोगों को पनिश किया गया, यही लास्ट वाला सेंटेंस जो है पहले इसी को एड्रेस कर लीजिए। अरे साहब, MQM तो वाहिद है जमात जो खुद एहतसाबी के अमल से हमेशा अपने आप को गुजारती रही है। बाकी तो सब पालते हैं लोग, हमने तो ये देखे बगैर कि कौन कितनी बड़ी जिम्मेदारी पे है उसके खिलाफ तंजीमी कार्रवाई की और उनको तहरीक से खारिज तक कर दिया। जहाँ तक बात है इल्ज़ामात की नदीम मलिक साहब के, सिंध में 1998 में एक वो तो नाम भी आ गए, उस वक्त के जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब थे, उनका तैयार किया हुआ प्लॉट, और साहब वो हकीम सईद का कत्ल होता है, इल्ज़ाम थोपा जाता है MQM पर। उस वक्त भी वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब ही थे और उन्होंने जेब से पर्ची निकाल कर कहा कि जब फलां फलां लोग MQM केस में मुलव्विस हैं, इनको हवाले किया जाए। सिंध ने गवर्नर राज नाफिज कर दिया, असम्बली को तहलील कर दिया, फौजी अदालत कारकुनों को सजा दिलवा दी गई। आप ये देखिए, हाई कोर्ट से उस केस में MQM के कारकुनान बाइज्जत बरी हुए, उसको हुकूमत ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से हम बरी हुए। मुझे बताइए नदीम मलिक साहब, इस एक बात से जिसका बहुत हमारे मुखालिफिन बशमूल आरिफ अलवी साहब लोग बहुत जिक्र करते हैं इस केस का, अब मुझे बताएं एक इल्ज़ाम पर आपने सूबा सिंध में गवर्नर राज नाफिज किया, एक मुहब्ब वतन जमात पर, एक अवामी जमात पर आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर उसके खिलाफ ऑपरेशन कर दिया। हमारे कितने साथी उस 98 के ऑपरेशन में शहीद कर दिए गए, लेकिन हम आला अदालतों से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उस केस में बरी हुए हैं। अब मुझे बताएं नदीम मलिक साहब, नहीं सुनिए, आखिरी जुमला सुन लीजिए नदीम मलिक साहब इस हवाले से। अब हम आपके तवस्सुत से उन तमाम लोगों से ये सवाल करते हैं, इस जितने लोग हैं अरबाब इख्तियार से सवाल करते हैं, आपने तो एक झूठा इल्जाम लगाकर लोगों को सजाएं दे दी झूठी, और सूबे सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर दिया। क्या कुछ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े और एक इल्जाम हमारे सर थोप दिया।
हम जो बाइज्जत बरी हुए तो मुझे बताएं वो फसी जुगनू जिसको शहीद कर दिया गया मावर अदालत कत्ल, उसके खून का हिसाब कौन देगा? तो इतना बड़ा जुल्म किया आपने सुबह से। अच्छा मुस्तफा साहब एक ब्रेक ले लेने दें मुझे, मैं ब्रेक से वापस तो मोहम्मद अनवर साहब का जो आज का केस है उसके ऊपर भी ताज़ा तरीन आपसे अपडेट लूंगा। पहले ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी पे ब्रेक ले लूं, पहले ब्रेक ले लूं, ब्रेक का टाइम निकल जाएगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस हाजिर होते हैं तो अनवर साहब से और बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म एक आला सतही इजलास की सदारत कर रहे हैं मुस्लिम लीगी रहनुमाओं का, जिसमें डार साहब भी हैं, अनुशा रहमान भी हैं, मिनिस्टर ज़फ़रुल्लाह भी हैं, और मोस्ट लाइकली जो डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज रात 10:30 पर MOU साइनिंग होनी है, उस हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा लिया जा रहा है। वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं शर्जील मेमन साहब। शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज की गिरफ्तारी और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात, आपका क्या तबसरा है इसके ऊपर कि MQM की सियासत और कराची की सियासत के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। आज बिल्कुल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और एक केस सामने आया, लेकिन मेरे ख्याल से जब तक कोर्ट से कोई वाज़ेह चीज साबित ना आ जाए या जब तक कोर्ट जो है किसी को कन्विक्ट डिक्लेयर ना करे, तब तक कोई भी चीज कहना कब्ल अज़ वक्त होंगी। बिल्कुल एक इंक्वायरी, एक चीज काफी अर्से से एक केस चल रहा था जिसमें मुख्तलिफ लोगों को फरचाना की पुलिस ने उठाया है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन आ जाए उससे पहले मेरे ख्याल से मैं कोई जज तो नहीं हूँ कि बैठकर किसी भी किस्म का कोई तबसरा कर सकूं। क्या ये बात दुरुस्त है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन थी उसी के कनेक्शन में कराची के कुछ बिजनेसमैन हजरात के इंटरव्यूज वगैरह किए गए? क्या ये बात सही है? मुझे नदीम मलिक साहब ऑनेस्टली बताऊं, अगर इस चीज का इल्म होता तो मैं खुल के कहता, लेकिन मेरे नजर में सही कोई भी इंफॉर्मेशन। आरिफ अलवी साहब, आप क्या कहते हैं? जी, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, मगर ये मनी लॉन्ड्रिंग के इशू के हवाले से मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिसाल के तौर पर सियासी जमात जिसको बाहर से भी लोग डोनेशंस देते हैं, तो हमने लीगल एंटिटीज़ वहाँ पर बनाई और सारा ओपनली सब कुछ हुआ। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो काफ़ी अरसे से चल रहा था। मैं समझता ये हूँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बावजूद बहुत सारी चीज़ों पर पर्दा डाल रही थी। जो क्रिमिनल एक्टिविटी इंसाइट की जाती थी, हमने तो 13 मई के बाद जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीरें थीं 3 तलवार पर, उस पर भी हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि इसको देखो, मगर ट्रांसलेशन के अंदर वो बात कमज़ोर हो जाती है। इसी तरह से पिछले दिनों कल और परसों अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो तकरीर की थी उसमें हमने तो ये कहा कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस है। हमने अपने वकला को इंग्लैंड में भी इस बात पर कहा कि वो टेप सुने जाएं जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जनाब इमरान खान मुझे ये कहते हैं, मुझे ये कहते हैं, मुझे ये कहते हैं, और तुम लोग सारी बातें सुनते हो और मुझे ताज्जुब है इमरान खान जिंदा कैसे हैं। तो लिहाजा ये बहुत सारे ज़ूमानी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर हमें अलार्म होता है, और वर्कर्स जो है ना वो भी वही समझते होंगे जो हमने समझा। अगर इस माना करके कोई बयान था, कोई चीज़ थी, तो उसकी वजाहत की जाती। तो मैं समझता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, और दूसरे जो इमरान फारूक साहब का केस है उस हवाले से, और चौथे ये कि जो सौलत मिर्ज़ा साहब ने कहा है, जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने कहा है, जो कराची में परसेप्शन है, फ़र्ज़ कीजिए ये कहते हैं जी हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हुई हैं। मैं तो 8-10 साल से कह रहा हूँ कि भाई तुम लोग हुकूमत में रहे हो, जो साजिशें आपके खिलाफ हुई हैं, ये 10-10 साल हुकूमत में रहने के बाद भी ये कहा जाता रहे कि जी हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तो एक्सपोज करें। सिर्फ एक जनापुर की साजिश के हवाले से ये फरमाते हैं कि किया, और विटनेसेस का हाल ये है कि जो 1992 के पुलिस एक्शन था नसीरुल्लाह बाबर साहब का, उसके लोगों को यहाँ पुलिस अफसर्स को कराची ट्रांसफ़र कर करके 159 पुलिस वाले मारे गए। अच्छा, उसके मुतालिक मैं मुस्तफा साहब की तरफ जाऊंगा। मुस्तफा अजीज आबादी साहब, पहले मुझे अनवर साहब के मामले में थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए, क्योंकि मैं प्रोग्राम के कॉन्टेक्ट से नहीं हटना चाहता, ये इल्ज़ाम फिर आ जाते हैं दरमियान में। मुस्तफा साहब, पहले ये फरमा दें कि अनवर साहब की आज गिरफ्तारी हुई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। मेट पुलिस कहती है कि हमने उनको गिरफ्तार किया, जो ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन थी, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब और ख़ुद अनवर साहब ज़मानत पर थे।
तो आज क्या नई एविडेंस थी जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके घर अभी भी मुझे पता चला कि वो कुछ तलाशी दे रहे हैं और अनवर साहब गिरफ्तार हैं? मैं आपका इस सवाल का जवाब देने से पहले अलवी साहब की गोशगुजार कर दूं कि जहां तक इल्ज़ामात का ताल्लुक है तो हज़रत इल्ज़ामात तो आप ही के सदर मखदूम जावेद हाशमी साहब ने भी धरने के दौरान बहुत कुछ पीटीआई की क़यादत के बारे में, धरने के मकासद के बारे में, किन लोगों ने ये सब प्लान किया, क्या मंसूबा था, किस लिए सब कुछ हुआ, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। तो अब अगर इसमें जाइएगा तो अब देखिए ना, आप ही की और खान साहब की गुफ्तगू की वो ऑडियो टेप भी आ गई है, हमने तो नहीं बनाई ना, कि वो पीटीवी पर हमला। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं अलवी साहब। जहाँ तक ताल्लुक़ है नदीम मलिक साहब आपके सवाल का, तो देखिए आज मोहम्मद अनवर भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया है और ये खबर सही है। और जो एक मनी लॉन्ड्रिंग की जो एक तफ्तीश है जो जारी है पहले से, उसके सिलसिले में शुबे में उनको ले जाया गया है और इस वक्त उन्हें सेंट्रल लंदन की पुलिस स्टेशन में उनसे इंटरव्यू वगैरह चल रहा है और वहाँ लॉयर्स मौजूद हैं। ये फरमाइएगा कि ये केस काफ़ी महीनों से चल रहा है और ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी इस पर पूछगिछ हुई, बल्कि पिछले प्रोग्राम में मैं उनसे इमरान फ़ारूक केस के हवाले से सवाल कर रहा था तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और शायद इफ्तिखार हुसैन साहब की भी गिरफ्तारी हुई। आज उन्होंने 4-5 लोगों का नाम लिखा है, सारों के मुझे नाम मालूम नहीं है, अनवर साहब भी उन्हीं में से एक है। कोई इसमें नई एविडेंस सामने आई थी जिसकी बुनियाद के ऊपर आज सुबह ये कार्रवाई हुई? क्या हुआ है आज? देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि ये एक पहले से जारी तफ्तीश है, उसी का हिस्सा है। और यहाँ नदीम मलिक साहब एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं कि ये जो मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, ना ही मनी लॉन्ड्रिंग ना ही डॉक्टर इमरान फारूक केस, किसी भी केस में ताहाल आज के दिन तक, इस वक्त तक जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, एमक्यूएम के किसी भी रहनुमा पर, किसी भी फर्द पर कोई बाकायदा चार्ज नहीं है। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है जो चल रही है। अच्छा, ये फरमाएं कि जो जब ये कार्रवाई का आगाज़ हुआ था तो कुछ कैश रिकवर हुआ था एमक्यूएम के सेक्रेटरी अल्ताफ़ हुसैन साहब की रहायशगाह से, जिसके ऊपर पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि डोनेशन है। क्या वो मामला जो अब क्लियर हो चुका है कि वो डोनेशंस कहाँ से आई या टैक्स क्लियर था या नहीं था, उसका स्टेटस क्या है अभी? जी, इसमें हमारे वकला ने जो मुतल्लिका इदारे हैं उन तक अपना मौक़िफ़ तमाम तर चीज़ों के साथ पेश कर दिया है और अब ये ज़ाहिर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस सिलसिले में। और मैं इस हवाले से मज़ीद तफसीलात में जाने से गुरेज करूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इस सिलसिले में जो भी थी उसकी प्रॉपर मतलब रीजनिंग और उसके एविडेंस ये सब हमारी तरफ से दिए जा चुके हैं। अच्छा, सिर्फ एक बात पूछ लूँ फिर मैं जाऊँगा शर्जील साहब की तरफ। जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की अपनी ज़मानत है वो 14 अप्रैल है या 15 अप्रैल है लास्ट डेट उसकी? है अप्रैल में, मैं एग्जैक्ट इस वक्त डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन है अप्रैल की तारीख है। अच्छा शर्जील साहब, ये जो NA-246 का बाई इलेक्शन है, ये केस बहुत अहम है। मालूम नहीं कि अभी इसकी आउटकम फाइनली क्या होगी, लेकिन इसकी जो भी आउटकम है वो कराची की सियासत पे बहुत असरअंदाज हो सकती है, MKM की सियासत को मुतासिर कर सकती है। NA-246 पे क्या असर पड़ सकता है? नदीम साहब, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन तो हर इलेक्शन इम्पोर्टेंट होता है ज़रूर, और ख़ासतौर पर उन पार्टीज के लिए जिनके लिए ऑलरेडी वो सीट्स होती हैं, लेकिन एक सीट से पूरी सियासत को अगर कंपेयर करना, मेरे ख्याल से ये, अगर मेरा तजुर्बा तो ये नहीं कहता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है। MKM के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सीट हमेशा MKM के पास रही है और उनका ये मरकज़ और घर समझा जाता है। PTI ने भी लास्ट टाइम अच्छे वोट्स लिए हैं, तो PTI भी इसमें एक उम्मीदवार है। फैसला करना है अवाम ने, अवाम का जिस पर एतमाद होगा और अवाम जिसको जितवाना चाहेंगे, जिसको सपोर्ट करेंगे, वही पार्टी जीतेगी। लेकिन मेरी एक सिर्फ गुजारिश होगी कि इस इलेक्शन को ना ही MKM कोई डू एंड डाई वाला मकसद ले और ना ही PTI इसको एज इलेक्शन करके ले। और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन को बहुत ही ज़्यादा ठीक है, हर इलेक्शन में जो आपके वोटर्स हैं उनकी राय की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन हमारे पास एक मैटर ऑफ इस तरह का प्रेस्टीज बन जाता है कि लोग फिर मारने मराने तक आ जाते हैं। ये चीज़ थोड़ी
ये मतलब किसी के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर तो मेमन साहब आपके लिए चैलेंज होगा, ये जहन में रखिएगा, क्योंकि ये गढ़ है एमक्यूएम का, वो यकीनन इसे जीतना चाहेंगे। लास्ट टाइम भी उनकी 1 लाख से ज़ायद की लीड थी। तहरीक इंसाफ ये सीट मुकाबला करना चाहती है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तैयार हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन को सिक्योर किया जाएगा और जो इलेक्शन कैंपेन भी होगी उसको भी सिक्योर किया जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश है कि जिस तरह आज एक अच्छा गुड जेस्चर हुआ है, क्या मेमन साहब, क्या कोई ऐसा फैसला भी हुआ है कि फौज को तैनात किया जाए पोलिंग स्टेशन पे? अगर मैं सुना रहा हूँ, आज एक अच्छा जेस्चर ये आया है कि एमक्यूएम और पीटीआई की कायदत साथ मिलकर बैठे हैं और एक कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने बनाया है जिसमें तमाम इलेक्शन के प्रोसीजर को और जो भी कैंपेन होगी उसमें इन लोगों के आपस में कांटेक्ट होंगे और अफवाह तफहीम के साथ चले और अल्लाह करे ये कामयाब है। फौज की तैनाती का इम्कान है इलेक्शन के दिन पे? जी देखिए जी, मैं आपको एक बात अर्ज कर लूँ कि मुख्तलिफ बाई इलेक्शन में फौज को तलब किया गया है। ये जब लेकिन इस बार होम डिपार्टमेंट बैठेगा, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बैठेंगी, कमिश्नर्स बैठेंगे। तो अगर हम इससे समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो गया तो फौज को तलब करने में मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है इलेक्शन में। पहले भी बाई इलेक्शन में फौज लगती रही है, लेकिन ये आप फैसला कब तक लेंगे? सांगड़ में भी लगी है जी, रिसेंटली सांगड़ में जो इलेक्शन हुई थी, ये आप कब तक फैसला लेंगे मेमन साहब? मेरे ख्याल से चंद दिनों में इसका फैसला हो जाएगा कि पोलिंग स्टेशन पे फौज को तलब किया जाएगा या नहीं। अच्छा, आप बताइए अलवी साहब, आपका क्या मुतालबा है कि फौज तलब करनी चाहिए या दोनों जमातें खुद से एक दूसरे से इंटरेक्ट करके ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट और लाहे अमल बना सकती हैं कि फौज की जरूरत ही ना रहे? देखिए, हम तो गैर मुसल्लह हैं, हमारे ऊपर आज तक कोई इल्ज़ाम इस किस्म का लगा नहीं है और गैर मुसल्लह रहेंगे क्योंकि हम समझते हैं पीसफुल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर अभी अजीज़ आबादी साहब ने ये बात कही है कि जनाब जावेद हाशमी साहब ने इल्ज़ामात लगाए और दूसरों ने लगाए। हमारे ऊपर कत्ल के इल्ज़ामात नहीं है, हमारे ऊपर भत्ते के इल्ज़ामात नहीं है, हमारे ऊपर चाइना कटिंग के इल्ज़ामात नहीं है, हमारे ऊपर किडनैपिंग के इल्ज़ामात नहीं है, हमारे ऊपर बोरियों के इल्ज़ामात नहीं है। तो उन इल्ज़ामात में और बाकी इल्ज़ामात में फ़र्क है, इस फ़र्क को जहन में रखा जाए। तीसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसी हवाले से हमले का इल्ज़ाम आपके ऊपर है जिसकी तरफ वो अजीज़ आबादी साहब इशारा कर रहे हैं। नहीं है, कैसे है नदीम मलिक साहब, आप बताइए कि कैसे है कि इमरान खान साहब ने उसी वक्त कंटेनर पर जाकर उसकी मजम्मत भी की, लोगों से कहा भी कि वापस आ जाओ। तो आप अगर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं तो लगाएं, मगर जो हकीकत है वो आपके सामने है। मैं इसके अलावा ये बात करना चाहता हूँ कि NA 246 की जो सीट है उसके वो एमक्यूएम के लिए ऐसी कैफियत है कि उसको वो जीतना चाहते हैं ज़रूर, क्योंकि वो उनका गढ़ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आप भी चाहते हैं ना अलवी साहब, आप भी तो हारना नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात भी तो मुकम्मल होने देते हैं, वही बात मैं कह दूंगा कि हम भी यकीनन इसको हारना नहीं चाहते, मगर हम ये समझते हैं कि कराची की सियासत के हवाले से वहाँ से जो वर्डिक्ट निकलेगा वो बड़ा अहम है, लिहाजा इनके हक में ब्रेक ले लें, यहाँ पे ब्रेक ले लें। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो और बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी, दोबारा खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शर्जील मेमन साहब, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और कराची ऑपरेशन, वो आप समझते हैं कि दुरुस्त सिमत में और सही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और क्या जो आज की डेवलपमेंट है लंदन के हवाले से वो किसी तरीके से इसको मुतासिर तो नहीं करेगी? नदीम साहब, जो लंदन में आज जो भी डेवलपमेंट हुई है उसका कराची के लॉ एंड ऑर्डर से मैं नहीं समझता किसी किस्म का कोई वास्ता है। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर और जो कराची में टारगेट एक्शन चल रहा है बिल्कुल वो इम्पार्शियल चल रहा है और उसमें किसी को भी टारगेट नहीं किया जा रहा, और उससे काफ़ी बेहतरी भी आई है। टारगेट किलिंग में काफ़ी हद तक कमी आई है, और जो क्राइम है, भत्ता है, स्ट्रीट क्राइम है, उनमें भी काफ़ी कमी आई है। और जो पुलिस ने सिंध के दीगर इलाकों में, देही इलाकों में किया है, तो किडनैपिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह किडनैपिंग में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो उस वक्त जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो गवर्नमेंट की। अच्छा मेमन साहब, क्या इसके सरकारी अदादोशुमार आप पब्लिकली रिलीज कर सकते हैं कि कितनी टारगेट किलिंग में कमी आई है रेंजर्स के ऑपरेशन के नतीजे में? देखिए जी, पहली बात ये कि ये रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन है और इसमें रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ की हैं।
और इसके फिगर्स चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त भी अगर आप मुझे थोड़ा पहले कहते तो मैं इसके फिगर्स ला के देता, लेकिन कोशिश काफी हद तक इसमें कमी आई। टारगेट किलिंग जो है वो जहाँ पे 17-18 डेली होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो रोजाना की बुनियाद पर एवरेज किया जाए कराची में तो 1 किलिंग है। अच्छा, तो 17-18 से 1 है तो फिर वाकईतन सब्सटेंशियली आप कह सकते हैं कि आपको चेंज नजर आ रही है। अच्छा, आवाम को भी चेंज नजर आ रही है, बिजनेस कम्युनिटी को एक मुस्तफ़ा अजीज आबादी साहब से पूछ रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब, डे बिफोर यस्टरडे अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक खिताब में कहा था कि जब उन्होंने कहा कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ अपनी क़यादत से MKM की, फिर उन्होंने वो वापस ले लिया फैसला, लेकिन उसी मौके के ऊपर उन्होंने अनवर साहब का, डॉक्टर फारूक सत्तार का और कुछ दीगर लीडरान का नाम लिया कि आप इनको कंसिडर कर लीजिए। तो अनवर साहब की गिरफ्तारी क्या राब्ता कमेटी में उनकी मौजूदगी या उनकी पोजीशन पे असरअंदाज हो सकती? नहीं, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। और बहरहाल वो राब्ता कमेटी के रुकन हैं और रहेंगे, कोई चीज़ असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि आपने बताया कि तफ्तीश हो रही है। अगर ऐसी स्टेज आ जाए, क्योंकि अभी बहुत ही कबलस वक्त है कि कुछ चार्जेस वगैरह वो फ्रेम करती है पुलिस, जिसकी हमारे पास अभी तक कोई तफसील नहीं है, तो फिर पोजीशन क्या होगी MKM की? क्या उसे आप पार्टी से हटाएंगे या ऐसी ही पोजीशन बरकरार रहेगी? क्यों हटाएंगे? देखिए ना, ये तो आप मफरूज़े पे बात कर रहे हैं ना नदीम भाई, तो मफरूज़े पे तो कोई फैसला नहीं होता ना। नहीं, खैर मैं कुछ भी फर्ज नहीं कर रहा, मैं तो आज वाली डेवलपमेंट की प्रोग्रेस के हवाले से पूछ रहा हूं। अगर ये फॉलो अप मैंने आपसे उस हवाले से अर्ज किया कि वो एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, उस सिलसिले में उनको ले जाया गया है, उनसे इंटरव्यू तक जारी है। MKM और MKM के लोग इस हवाले से तफ्तीश में पुलिस के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ ताउन करते आए हैं, ताउन कर रहे हैं, ताउन करते रहेंगे। ये तो खैर मुनासिब तरीक़ाकार यही है। आरिफ अलवी साहब, एक चीज़ आप फरमाइएगा, MKM के हवाले से तो सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और सवाल जानूं। अभी प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी मीटिंग जारी है और तो ये है कि आज 10:30 पे आप PMLN से एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसकी बुनियाद के ऊपर जुडिशल कमीशन बनेगा। तो क्या हम तवक्को रखें कि आज MOU साइनिंग के बाद 1 हफ्ते के अंदर जुडिशल कमीशन बन जाएगा एज एग्रीड विद PMLN? जी, जो ड्राफ्ट मेरे पास आया था उस ड्राफ्ट के अंदर मैंने भी कुछ तरामीम को रेजिस्ट किया था जो PMLN ने सजेस्ट की थी कि ये ड्राफ्ट MOU का अग्रीड था। असल में TORs पर बहस हो रही थी। जब TORs फाइनल हो गए, और हमने बड़ा गिव किया उसके अंदर, जब TORs फाइनल हो गए तो MOU पर एक नई शिकें डाली गई। तो जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ था, जो कल की और परसों की मेहनत है, उस एतबार से मैं वाकिफ़ हूँ इस माना करके कि जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ था वो मुनासिब है। मगर जब तक दस्तखत नहीं हो जाते तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बात कही जा सकती है। 10:30 बजे का वक्त है दस्तखत करने के लिए। एक्चुअली शाम को 5 बजे था, फिर वो कि बावजूद उनकी मीटिंग के हवाले से ये एक्सटेंड करके 10:30 बजे कर दिया गया है। लेकिन उसका तरीकाकार यही है कि आज अगर MOU साइन होगा तो विद इन 7 डेज जुडिशल कमीशन का क़याम जो है उसकी इस्तदा की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। जी, एक तो उसका तरीक़ाकार ये है कि एक ऑर्डिनेंस राइज किया जाएगा। उस ऑर्डिनेंस के तहत प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो जुडिशल कमीशन के लिए रिक्वेस्ट कर लेंगे, और उसमें ख्वाहिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसको हेड करें और 3 रुकनी जुडिशल कमीशन बने जो 45 दिन के अंदर कोशिश करे कि इन मामलात को देख लिया जाए, जो मामलात अब तक तहकीकात और जिनकी वजह से आइन के अंदर भी थोड़ी बहुत रुकावटें थीं कि ट्राइब्यूनल जो हैं वो फरीकों को देखते हैं और कोई ब्रॉडर फ्रेमवर्क की तफसीलात में बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका। एक चीज़ और बता दीजिए, जो पाकिस्तानी कौम अब तवक्को रखती है आपसे कि अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है, इर्रिस्पेक्टिव कि उसकी आउटकम क्या है, आपके हक में भी जा सकता है, आपके 100% मुखालिफ भी जा सकता है, आपको असम्बलीज़ में वापस जाना चाहिए ताकि ये सियासी चपकलेश जो है पाकिस्तान से ख़त्म हो। क्या जुडिशल कमीशन बन जाए तो आप असम्बलीज़ में वापस जाएंगे? देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से आप वाकिफ़ हैं। मैं समझता हूँ एक काम पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर ज़रूर काम करे। मगर ये फ़ैसला, ये मेरी रिकमेंडेशन है, मगर ये फ़ैसला कि जुडिशल कमीशन बनने के बाद क्या आया पार्टी असम्बली में जाएगी या नहीं जाएगी, ये पार्टी की हायरार्की ज़रूर करेगी। मगर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इतना अहम है कि उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और दूसरी बात मैं आपसे कर दूं, क्योंकि आपके पास वक्त खत्म हो जाएगा, मैं कह रहा था कि शर्जील साहब से भी कमेंट ले लें, क्योंकि ये सिंध असम्बली से भी तहरीक इंसाफ वाले बाहर हैं। आप चाहेंगे, इनको वेलकम करेंगे कि ये वापस आ जाएं असम्बली में अगर जुडिशल कमीशन बन जाता है?
बिल्कुल नदीम साहब, हम तो चाहते हैं कि जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं वो असेंबली में मौजूद रहें, और इसी की वजह से पीटीआई के इस्तीफे काफी अर्से से हमारे पास आ गए। लेकिन हमने ये कोशिश की कि किसी भी सूरत में पीटीआई वो इस्तीफे वापस ले और असेंबली में मौजूद रहकर अपनी आवाज उठाए, और जो पब्लिक ने उनको जो भी मैंडेट दिया है उस मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ और उनके जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ असेंबली के अंदर करे। आप इनको वेलकम बैक करेंगे? हम इनको जी हर वक्त वेलकम कहते हैं, यही हम पे ज्यादा तनकीद करते रहते हैं और बिला वजह तनकीद इनकी तरफ से आती है। शर्जील इनाम मेमन साहब, मुस्तफ़ा अजीज आबादी साहब और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।